अस्सलाम वालेकुम। ये रिस्टोरेशन एज की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम इस एज के सबसे मशहूर राइटर, पोएट और प्ले राइट जॉन ड्राइडन के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि जॉन ड्राइडन कौन से साल में पैदा हुए, वो किन किन टॉपिक्स पे लिखा करते थे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा ईयर था जब जॉन ड्राइडन पैदा हुए। तो जॉन ड्राइडन पैदा हुए थे 1631 में। और इनकी जितनी भी पोइट्री है, जितनी भी शायरी इन्होंने लिखी है, वो मेटाफिज़िकल पोइट्री के अगेंस्ट लिखी है। यानी मेटाफिज़िकल पोइट्री तो थी ना, ऐसी पोइट्री जो कि किसी और दुनिया के बारे में बात किया करती थी, जिसमें कंसीट हमें मिलता है, हमें हाइपरबोल मिलता है, हमें विट मिलती है मेटाफिज़िकल पोइट्री में। लेकिन ये जो जॉन ड्राइडन की पोइट्री थी, ये बिल्कुल अगेंस्ट थी, बिल्कुल मुखालिफ थी मेटाफिज़िकल पोइट्री के। जॉन ड्राइडन ने शुरू शुरू में हीरोइक सेंटेंसेस लिखे ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के ऊपर। जो जब ओलिवर क्रॉमवेल की मौत हुई तो जॉन ड्राइडन, हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी दुखी थे। इसी वजह से उन्होंने हीरोइक सेंटेंसेस लिखे ओलिवर क्रॉमवेल की मौत के ऊपर। लेकिन जब किंग चार्ल्स टू इंग्लैंड के तख्त के ऊपर बैठे तो उन्होंने एक पोएम लिखी जॉन ड्राइडन ने। इस पोएम का नाम है एस्ट्रिया रेडिक्स। इस पोएम के अंदर किंग चार्ल्स टू को खुश आमदीद कहा गया और तारीफ़ की गई इस बात की कि जो किंग चार्ल्स टू हैं वो रिस्टोर हो चुके हैं इंग्लैंड के तख्त के ऊपर। बाद में 1667 में इन्होंने एक और वर्क लिखा जॉन ड्राइडन ने, और इस वर्क का नाम है एनेक्स मिराबुलस। और ये दो मेजर इवेंट्स के बारे में ये जो वर्क है ये इशारा करता है। पहला वर्क है इवेंट है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 में जो आग लगी थी लंदन में, उसका ज़िक्र है। और जो हॉलैंड के साथ जंग हुई थी 1665 में, तो ये दो वाक़यात बड़े ही खूबसूरत तरीके से बयान है किए गए हैं इस पोएम एनेक्स मिराबुलस में। अब जॉन ड्राइडन इंग्लिश लिटरेचर में इस वजह से मशहूर हैं क्योंकि 1668 में ये पहले पोएट लॉरिएट बने इंग्लैंड के। पोएट लॉरिएट को हम इस तरीके से कहें कि ये एक सरकारी शायर होता है जो कि मेजर इवेंट्स पर और मेजर सरमनीज़ के लिए पोएम्स लिखता है। और तो जॉन ड्राइडन को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो 1668 में पहले पोएट लॉरिएट बने इंग्लैंड के। तो वो जो जॉन ड्राइडन थे इनको को बहुत बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती थी बादशाह के दरबार की तरफ से। अब हम ज़रा इनकी रिलीजियस पोइट्री को डिस्कस करते हैं जॉन ड्राइडन की। तो जॉन ड्राइडन ने रिलीजियो लाइसी एक वर्क लिखा था 1682 में। और इस वर्क में उन्होंने एंजलिकन चर्च को डिफेंड किया था। एंजलिकन चर्च को डिफेंड किया था और कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ ये वर्क जो था ये लिखा गया। लेकिन अब बात हम थोड़ा किसी और सिमत में नहीं लेके जाते। बिल्कुल कुछ ही सालों के बाद हुआ कुछ यूँ कि 1685, ये साल आप याद रखिएगा, 1685 में जब किंग चार्ल्स टू की मौत हुई और जब उनके भाई किंग जेम्स टू इंग्लैंड के बादशाह बने, तो ये जो किंग जेम्स टू थे इनका ताल्लुक़ था कैथोलिक फ़िरके से। तो अब जॉन ड्राइडन ने क्या किया कि उन्होंने अपना फ़िरका ही बदल लिया। यानी पहले तो उनका फ़िरका था ना प्रोटेस्टेंट, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि जो इंग्लैंड का बादशाह आया है वो तो कैथोलिक फ़िरके से उसका ताल्लुक़ है। तो बादशाह के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए इन्होंने जॉन ड्राइडन ने अपना फ़िरका ही बदल लिया।
और पहले जो वो कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ लिख रहे थे, अब वो कैथोलिक्स के हक़ में लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। और अब इसी ज़माने में इन्होंने एक पोएम लिखी। इस पोएम का नाम है द हिंड एंड द पैंथर। इस पोएम का नाम आप स्पेशली याद रखिएगा, द हिंड एंड द पैंथर। इस पोएम के अंदर जॉन ड्राइडन ने ये बात शो कराई कि जो हिंड है वो बिल्कुल प्योर है, पाकीज़ा है, इमॉर्टल लाफानी है, एंड इज़ ग्रेजिंग, और वो घास खा रही है। हिंड जो है वो कैथोलिक फ़िरके को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो पैंथर है, पैंथर वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरके को। लेकिन आ, अभी आपको मैं इस तरीके से बताऊं कि कुछ ही जो किंग जेम्स टू थे वो 1688 में इंग्लैंड के तख्त से उतर गए ग्लोरियस रेवोल्यूशन में। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में हम अगली वीडियो में ज़रा डिटेल से जानेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता दूं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जो किंग जेम्स टू थे वो इंग्लैंड के तख्त से उतर गए, और इनकी बेटी, किंग जेम्स टू की बेटी और उनके शौहर इंग्लैंड के तख्त के ऊपर बैठे। और क्योंकि विलियम जो किंग जेम्स की जो बेटी थी, किंग जेम्स टू की बेटी, उनका नाम था मैरी और उनके शौहर का नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ था प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरके से, तो अब जॉन ड्राइडन ने जब देखा कि अब जो नया बादशाह आया है वो प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरके से है, तो इसने दोबारा से अपना फ़िरका तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन विलियम ऑफ ऑरेंज ने इनके साथ ताल्लुकात बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो इसी के साथ ये जो पोएट लॉरिएट की सीट थी जॉन ड्राइडन से, ये भी छीन ली गई। यानी आप ये समझ लें, जॉन ड्राइडन ऐसे शायर थे कि जो भी बादशाह होता, जो भी इंग्लैंड के तख्त के ऊपर बैठा होता, तो ये अपने ताल्लुकात उस बादशाह के साथ अच्छे बनाने के लिए जैसा उसका फ़िरका था ये वैसा ही अपना फ़िरका तब्दील कर लेता। यानी अपने मफाद के लिए ये सब कुछ किया करते थे जॉन ड्राइडन। तो लेकिन विलियम ऑफ ऑरेंज जब इंग्लैंड के बादशाह बने तो इन्होंने, विलियम ऑफ ऑरेंज ने जॉन ड्राइडन के साथ अपने सारे जो ताल्लुकात थे वो तोड़ दिए। शायद उनको पता चल गया था जॉन ड्राइडन के बारे में कि ये पहले भी हर बादशाह के साथ इनके ताल्लुकात हैं, और इस हद तक ये चले जाते हैं कि ये अपना फ़िरका तक बदल देते हैं बादशाह के लिए। तो विलियम ऑफ ऑरेंज ने अपने कोई भी ताल्लुकात नहीं बनाए थे जॉन ड्राइडन के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं जॉन ड्राइडन के पर्सनल स्टायर्स के बारे में जो कि इन्होंने लिखे थे मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़। सबसे पहले हम जो एंड पे नाम पड़ा है मैक फ्लैकनो के बारे में। मैक फ्लैकनो इन्होंने लिखा था टॉमस शेडविल के ख़िलाफ़। टॉमस शेडविल जो थे वो भी एक प्ले राइट थे। तो शेडविल जो थे इस पोएम के अंदर वो इनको दिखाया गया है कि ये एक किंगडम है, नॉनसेंस किंगडम, और इस नॉनसेंस किंगडम के ये बादशाह दिखाए गए हैं इस वर्क मैक फ्लैकनो में। लेकिन जो सबसे मशहूर इनका पर्सनल स्टायर है वो है एप्सोलिम और अकीटोफिल। अब हम ज़रा इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये असल में एक बाइबल की कहानी है एप्सोलिम और अकीटोफिल की। एप्सोलिम वो लड़का था जो कि अपने वाले डेविड के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। असल में ये एक एलेगरी थी, और जो कहानी कुछ इस तरह से है, मैं अब आपको ज़रा डिटेल से बताता हूँ। किंग चार्ल्स टू की अपनी कोई औलाद नहीं थी, और इनके नाजायज़ 12 औलादें थीं किंग चार्ल्स टू की। तो उनमें से एक औलाद जो थी वो थी ड्यूक ऑफ मॉनमौथ, यानी मॉनमौथ का जो इलाका है उसकी वो नवाब थी। ये जो नवाब थे ड्यूक ऑफ मॉनमौथ,
इनका एक एडवाइज़र था जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री में कहते हैं अर्ल ऑफ शेट्सबरी। ये जो शेट्सबरी द मेडल के सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेट्सबरी। शेट्सबरी ने एक मशवरा दिया ड्यूक ऑफ मनमथ को कि आप एक बिल पास कराएं जिस बिल के मुताबिक किंग चार्ल्स टू का जो भाई है जेम्स टू वो इंग्लैंड का बादशाह ना बने और आप बन जाएं, ड्यूक ऑफ मनमथ आप बन जाएं। बाद में ये गद्दारी सामने आ गई और ये बिल बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो शेट्सबरी पर हाई ट्रीजन यानी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया और बाद में इनको सज़ा भी दी गई। तो ये सारी कहानी जॉन ड्राइडन ने एक एलेगरी के तौर पर पेश की इसी एब्सोलेम और अकीटोफिल में। जॉन ड्राइडन ने एक और भी पर्सनल स्टायर लिखा था या पॉलिटिकल स्टायर हम इसे कह सकते हैं, दी मेडल। और ये दी मेडल इन्होंने अर्ल ऑफ शेट्सबरी के बिल्कुल ही अगेंस्ट लिखा था। तो ये जो दो वर्क है मेडल और मैक फ्लैकनो, इनके पर्सनल स्टायर हम इन्हें कह सकते हैं। जॉन ड्राइडन इसके साथ अपनी शायरी के साथ ड्रामास की वजह से भी बहुत मशहूर है। लेकिन एक इनका क्रिटिकल वर्क है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएज़ी। इस वर्क में ये डिस्कस करते हैं क्लासिकल ड्रामा के बारे में और रोमन्स क्लासिकल ड्रामा जो है ग्रीक और रोमन ड्रामा उसको डिस्कस करते हैं। न्यू क्लासिकल ड्रामा फ्रेंच का भी ये डिस्कस करते हैं और रोमांटिक ड्रामा इंग्लैंड का भी ये डिस्कस करते हैं। इस ड्रामे में इस वर्क को बस आप इतना ही याद रखिएगा कि इस वर्क के अंदर ये जो एंशियंट ड्रामा था यानी ग्रीक और रोमन ड्रामा था, ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है जॉन ड्राइडन ने। अब हम ज़रा इनके प्ले राइट्स जो इन्होंने अपने जॉन ड्राइडन को हम एज अ प्ले राइट डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से जो ड्रामास थे वो इन्होंने लिखे। तो 1663 में जॉन ड्राइडन ने ड्रामा लिखना शुरू किया और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किंग थिएटर के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हर साल जॉन ड्राइडन 3 ड्रामे लिखेंगे। जॉन ड्राइडन जो थे वो अपने ड्रामाज में बिल्कुल क्लीन, इनके ड्रामाज जो थे वो बिल्कुल क्लीन होते थे, कोई भी वल्गैरिटी इनके ड्रामाज में नहीं होती थी। लेकिन जो ऑडियंस थी, ऑडियंस डिमांड करती थी कि आप हमें अनक्लीन प्लेस दिखाइए। तो जॉन ड्राइडन ने कॉमेडीज़ भी लिखी थी और ट्रेजेडीज़ भी लिखी थी। तो जो इनकी मशहूर कॉमेडीज़ हैं वो हैं द मिस्टेकन हस्बैंड और द वाइल्ड गैलेंट। और इनकी जो मशहूर ट्रेजेडीज़ हैं उसमें द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, द इंडियन एम्परर, द इंडियन क्वीन, ये इनकी मशहूर ट्रेजेडीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जॉन ड्राइडन जो हैं वो अपने ड्रामाज राइम्ड कपलेट में लिखा करते थे। राइम्ड कपलेट का ये मतलब है कि जो ड्रामास थे इनके वो बिल्कुल शायरी की तरह हुआ करते थे। यानी जो दो लाइंस थी उनकी आखिरी दो वर्ड्स की आवाज़ एक जैसी हुआ करती थी। तो ये जो इस तरह के ड्रामाज अगर आप लिखेंगे तो वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर जो ऑडियंस है वो इतनी, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, हर कोई इतना समझ नहीं सकता राइम्ड कपलेट को या शायरी को। तो इसी वजह से इनके ड्रामास जो थे वो इतने मशहूर नहीं हो सके। हाँ, बाद में इन्होंने एक ड्रामा लिखा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के अंदर प्रेफेस में इन्होंने लिखा कि ये जो राइम्ड कपलेट मैं यूज़ करता हूँ अपने ड्रामाज में, ये अवाम इसको इतना पसंद नहीं कर रही और ये काफ़ी डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे थे राइम्ड कपलेट के बारे में। तो औरंगज़ेब के अंदर इन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया और ये बात भी इन्होंने आखिरकार मान ली कि ड्रामा के लिए ब्लैंक वर्स जो है वो सूटेबल फॉर्म है राइटिंग की। और ब्लैंक वर्स को ही अडॉप्ट किया था शेक्सपियर ने और मार्लो ने। बाद में इन्होंने एक ड्रामा लिखा ऑल फॉर लव और ये भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। और ये जो ड्रामा था ये बेस्ड था एंथोनी और क्लेपेट्रा जो कि लव स्टोरी थी
जो कि लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था ये ड्रामा। जो बाद में अपनी लाइफ के जॉन ड्राइडन जो थे, इन्होंने अपना ध्यान मोड़ दिया ट्रांसलेशन की तरफ, और इन्होंने ट्रांसलेट की मशहूर ज़माना एपिक पोएम विर्जिल की इनीड, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और 1697, ये साल याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फीस्ट के नाम से इनकी एक मशहूर ओड जो थी वो सामने आई। बड़ी ही मशहूर ओड है। और ओड की डेफिनीशन हम इस तरह से करते हैं कि ये एक लिरिक पोएम होती है, लिरिक पोएम जिसके अंदर एक किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन की या किसी इवेंट की तारीफ़ की गई होती है। तो और जो है एक लिरिक पोएम होती है। लिरिक पोएम एक ऐसी पोएम जिसके अंदर जो पोएट है वो अपने जज्बात को बयान करता है। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में जॉन ड्राइडन जो थे वो फेबल्स लिखा करते थे। और फेबल्स जो हैं वो बहुत ही इनकी मशहूर हैं। फेबल्स वो कहानियाँ होती हैं जिनके अंदर जो जो करेक्टर्स हैं हमें जानवर के तौर, मिसाल के तौर पर फेबल्स के अंदर हमें एनिमल करेक्टर्स मिलेंगे। और ये फेबल्स जो थी, हर फेबल के अंदर हमें कोई ना कोई सबक मिलेगा। जिस तरीके से हमने द लायन एंड द माउस की कहानी सुनी थी, जिस तरीके से हमने फॉक्स एंड द क्रो की कहानियाँ सुनी थी, तो ये सारी फेबल्स होती हैं। जॉन ड्राइडन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में इस वजह से भी मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने हीरोइक कपलेट जो था उसको इंट्रोड्यूस कराया। और हीरोइक कपलेट जो था एक स्टैंडर्ड बन गया, स्टैरिक, एक तंजिया शायरी का एक स्टैंडर्ड बन गया। और बाद में अलेक्जेंडर पोप जो हैं, जो अगली एज में हमारे सामने आएंगे, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप, ये बड़े ही मशहूर पोएट्स हैं हीरोइक कपलेट के। तो जॉन ड्राइडन जो हैं, अब हम इनकी डेथ के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो ये इनकी मौत हुई थी 1700 में, और इनको पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबी में पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया था। तो ये हैं रिस्टोरेशन एज के सबसे फेमस पोएट, प्ले राइट और पोएट लॉरिएट। जब भी जॉन ड्राइडन का नाम लिया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आप इनके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये याद रखना है जॉन ड्राइडन के बारे में कि ये फर्स्ट पोएट लॉरिएट हैं, जिसे हम सरकारी शायर कहते हैं। तो ये फर्स्ट पोएट लॉरिएट है। दूसरी रीज़न ये क्यों मशहूर हैं, दूसरी रीज़न ये है कि ये हीरोइक कपलेट की वजह से मशहूर हैं। हीरोइक कपलेट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था जेफरी चौसर ने, लेकिन इसको स्टैंडर्ड बनाया, इसको परफेक्ट बनाया जॉन ड्राइडन ने। और तो जॉन ड्राइडन पोएट लॉरिएट की वजह से भी मशहूर हैं, और ये मशहूर हैं हीरोइक कपलेट के इस्तेमाल की वजह से। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है जॉन ड्राइडन की, वो क्यों इतने मशहूर हैं, वो ये कि ये अपनी एज के मुताबिक ही लिखा करते थे। मिसाल के तौर पर इन्होंने जितने भी वाक़यात इस एज में रूनुमा हुए उनके बारे में लिखा। जैसे एनस एनस मिरेबल्स इन्होंने पोइम लिखी, उसके अंदर इन्होंने ग्रेट फायर ऑफ लंदन का ज़िक्र किया, और जो जंग हुई थी हॉलैंड के साथ उसका ज़िक्र किया। यानी ये अपनी एज के एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। यानी इनकी एज में जो जो वाक़यात हुए उनके बारे में ये लिखना काफ़ी पसंद किया करते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं जॉन ड्राइडन के बारे में। तो अब हम ज़रा एक छोटी सी समरी कर लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी एजेस पढ़ी हैं, तो जो फर्स्ट एज थी उसमें एंग्लो सैक्सन एज में जो सबसे फेमस वर्क था वो था बीवुल्फ का। सेकंड जो एज हमने पढ़ी थी एंग्लो नॉर्मन एज, उसके जो सबसे मशहूर पोएट थे वो थे जेफरी चौसर
और उनका फेमस वर्क था द प्रोलॉग टू कंटरबरी टेल। तीसरी एज थी रेनेसां के जो डोमिनेट किया था वो एडमंड स्पेंसर थे पोएट, जिनकी द फेरी क्वीन थी मशहूर ज़माना। और अगर ड्रामा निगारों का ज़िक्र करें तो विलियम शेक्सपियर बहुत ही मशहूर थे। अगली एज जो हमने पढ़ी वो थी प्योरिटन एज, और प्योरिटन एज के सबसे मशहूर पोएट कौन थे? वो थे जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन जो है अपने मशहूर वर्क पैराडाइज लॉस्ट की वजह से मशहूर है। और अब हमने जो एज पढ़ी है वो है रिस्टोरेशन एज। तो रिस्टोरेशन एज के जो सबसे मशहूर पोएट और ड्रामा निगार हैं वो हैं जॉन ड्राइडन। और जॉन ड्राइडन का जो मशहूर वर्क है वो है एब्सोलिम और एकीटोफिल। एब्सोलिम एंड एकीटोफिल ये इनका बहुत ही मशहूर वर्क है। तो यहीं पर ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है।